शेयर बाजार में अभी अभी फिर से कुछ ऐसा हुआ है जो हमने पिछले 50 सालों में नहीं देखा था। और पिछली बार जब घटनाओं का ठीक यही मेल हुआ था तो ज्यादातर लोग घबरा गए थे और अपना सारा पैसा गंवा बैठे थे। ठीक उन सभी लोगों की तरह जो इस वीडियो में बताई जाने वाली गलतियां करेंगे। दूसरी तरफ लोगों के एक छोटे से समूह ने चुपचाप पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत कमा ली। ये बात 50 साल पहले की है और अभी 2026 में उस पहेली का हर एक टुकड़ा ठीक अपनी जगह पर वापस आ गया है, लगभग हूबहू। तो सवाल ये नहीं है कि ऐसा हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि आप इस स्थिति में किस तरफ खड़े होंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। मैं आपको डराने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं आपको सोना, क्रिप्टो या कोई और चीज बेचने के लिए भी यहां नहीं हूं। इस वीडियो में मैं बस आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि 50 साल पहले क्या हुआ था, उसकी तुलना आज 2026 में हो रही घटनाओं से करना चाहता हूं। और फिर आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जिन निवेशकों ने सचमुच दौलत खड़ी की, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया था। क्योंकि बात यह है कि 1970 और 1980 के दशक में जो लोग अमीर बने, वे उस समय के सबसे ज्यादा होशियार लोग नहीं थे, वे बस सबसे ज्यादा तैयार लोग थे। और इस वीडियो के आखिर तक आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या देखा था, वो तरीका काम क्यों आया और आज आप इस बारे में असल में क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझ लें, एक बहुत ही खास तरह का आर्थिक मेल होता है जो लगभग कभी नहीं होता। अर्थशास्त्रियों ने इसे एक नाम दिया है, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और स्टैगफ्लेशन मूल रूप से सबसे खराब आर्थिक स्थिति होती है जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि एक ही समय पर तीन चीजें हो रही होती हैं। कीमतें तेजी से बढ़ रही होती हैं, अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही होती है और रोजगार का बाजार खराब होता जा रहा होता है। ये स्थिति इतनी खतरनाक और इतनी दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जिन उपायों का इस्तेमाल आप आमतौर पर इनमें से किसी एक समस्या को ठीक करने के लिए करते हैं, उन्हीं उपायों से दूसरी समस्याएं और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं। अगर सरकार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ब्याज दरें कम करने की कोशिश करती है तो महंगाई, इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वे महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था और भी तेजी से नीचे गिरती है और ज्यादा लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। आप फंस जाते हैं। और पिछली बार जब अमेरिका इस स्थिति में बुरी तरह फंसा था तो वो 1970 के दशक में था। ये 50 साल से भी पहले की बात है। अब मैं आज अप्रैल 2026 में ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी जब आप ये देख रहे हैं तो 1970 के दशक के स्टैगफ्लेशन संकट को पैदा करने वाले हर एक कारण फिर से सामने आ गए हैं और उनमें से कई तो पहले ही असर दिखाना शुरू कर चुके हैं। चलिए मैं आपको इनकी तुलना करके दिखाता हूं, एक एक करके, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां आपको स्क्रॉल करना रोककर असल में ध्यान देना चाहिए। अभी क्या हो रहा है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि उस समय असल में क्या हुआ था, और मेरा मतलब है इसे सचमुच समझना, सिर्फ वो ऊपरी ऊपरी जानकारी नहीं जो आपने स्कूल में सीखी थी। इसकी शुरुआत 1971 में होती है। राष्ट्रपति निक्सन ने अमेरिकी इतिहास के सबसे अहम आर्थिक फैसलों में से एक लिया। उन्होंने अमेरिकी डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड, सोने के आधार से हटा दिया। उससे पहले मौजूद हर डॉलर के बदले सरकार के पास सोने की एक तय मात्रा होनी जरूरी थी। निक्सन ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और इसका व्यावहारिक मतलब यह था कि फेडरल रिजर्व, अमेरिका का केंद्रीय बैंक, अब बिना किसी तय सीमा के जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता था। सरकार जितना चाहे उतना खर्च कर सकती थी और उन्होंने ऐसा ही किया। सरकारी खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, पैसे की सप्लाई तेजी से बढ़ी और बहुत जल्द ही एक ही मात्रा की चीजों को खरीदने के लिए बाजार में बहुत ज्यादा डॉलर आ गए। इसी को महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं। चीजों की कीमतें बढ़ने लगीं। फिर अक्टूबर 1973 में मध्य पूर्व में कुछ ऐसा हुआ जिसने हालात को और भी ज्यादा खराब कर दिया। वहां एक युद्ध छिड़ गया, योम किप्पुर युद्ध, जिसमें इजराइल, मिस्र और सीरिया शामिल थे। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने इजराइल का साथ दिया। इसके जवाब में तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के अरब सदस्यों ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ तेल की सप्लाई रोक दी, तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी। पेट्रोल पंपों पर तेल की कीमतें लगभग रातों रात 4 गुना बढ़ गईं। और क्योंकि तेल का इस्तेमाल हर चीज में होता है, आपके खाने में, आपके खरीदे हुए सामान में और अर्थव्यवस्था की लगभग हर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में,
इसलिए तेल की कीमतों में आई इस अचानक तेजी, ऑयल शॉक ने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर नजर रखता है, उसमें जबरदस्त उछाल आया। 1970 के दशक के आखिर तक महंगाई लगभग एक दशक से हर साल औसतन 7% से ज्यादा की दर से बढ़ रही थी और कुछ सालों में तो ये 13% से भी ऊपर पहुंच गई थी। तब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें तेजी से बढ़ाकर महंगाई से लड़ने की कोशिश की। 1981 तक फेड फंड्स रेट, जो उनके कंट्रोल में रहने वाली मुख्य ब्याज दर है, को बढ़ाकर 20% से भी ज्यादा कर दिया गया था। 20%। मॉर्गेज रेट लगभग 18% तक पहुंच गए थे। लोग किसी भी चीज के लिए पैसे उधार लेने का खर्च मुश्किल से ही उठा पा रहे थे। कारोबार धीमा पड़ गया, बेरोजगारी बढ़कर 11% हो गई। अर्थव्यवस्था को कई बार मंदी का सामना करना पड़ा और ये सब घटनाओं की उस शुरुआती कड़ी की वजह से हुआ। पैसे छापना, फिर तेल का संकट, फिर स्टैगफ्लेशन, फिर ब्याज दरों में जबरदस्त बढ़ोतरी और फिर मंदी। 50 साल पहले जो हुआ था उसकी पूरी तस्वीर यही है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अभी क्या हो रहा है। पहला कदम, पैसे छापना। 2020 में कोविड आने के बाद अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व ने लगभग वैसा ही कुछ किया जैसा 1971 में हुआ था। आर्थिक पतन को रोकने के लिए उन्होंने खरबों डॉलर छापे। फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट लगभग 2 सालों में 4 खरब डॉलर से बढ़कर 9 खरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। अमेरिकियों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद के चेक दिए गए। सरकारी खर्च के खरबों डॉलर के कार्यक्रम पास किए गए। अमेरिका में पैसे की सप्लाई दशकों में सबसे तेजी से बढ़ी और ठीक 1970 के दशक की तरह ही पैसे छापने की इस प्रक्रिया ने महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। 2022 के मध्य तक अमेरिका में महंगाई दर 9.1% तक पहुंच गई, जो 40 से भी ज्यादा सालों में सबसे ऊंचा स्तर था। क्या यह जानी पहचानी बात लगती है? दूसरा कदम, तेल का संकट। यहां चीजें बहुत ही खास और एकदम ताजा हो जाती हैं। 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने इसके जवाब में हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। यह फारसी खाड़ी में मौजूद एक सकरा समुद्री रास्ता है, जहां से इस संघर्ष से पहले पूरी दुनिया की रोजाना की तेल सप्लाई का लगभग 1/5 हिस्सा गुजरता था। 1/5 हिस्सा खत्म हो गया। तेल की कीमतें 2022 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं और एक समय तो कच्चे तेल के एक बैरल की स्पॉट कीमत $141 तक पहुंच गई, जो 2008 के आर्थिक संकट के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं, डीजल की कीमतें बढ़ गईं और क्योंकि तेल की लागत लगभग हर चीज की कीमत में शामिल होती है, इसलिए उन सभी चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगीं। यही है तेल का संकट। ये 1973 में हुआ था और अब 2026 में ये फिर से हो गया है। तीसरा कदम, आर्थिक मंदी और नौकरियों का जाना। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने बताया कि फरवरी 2026 में यूएस अर्थव्यवस्था में एक ही महीने में 92,000 नौकरियां खत्म हो गईं और बेरोजगारी दर बढ़कर 4.4% हो गई। उसी समय कोर इन्फ्लेशन, कीमतों में बढ़ोतरी को मापने का फेडरल रिजर्व का पसंदीदा तरीका 3% पर था, जो उनके 2% के लक्ष्य से पूरे 1% अंक ज्यादा था। और बाजार के अनुभवी विशेषज्ञ एड यार्डेनी, जो यार्डेनी रिसर्च के संस्थापक हैं, ने सार्वजनिक रूप से 1970 के दशक जैसी स्टैगफ्लेशन, आर्थिक ठहराव के साथ महंगाई की स्थिति की संभावना को बढ़ाकर 35% कर दिया। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि 50 सालों में सबसे खराब आर्थिक माहौल होने की संभावना 3 में से 1 है। चौथा कदम, फेड फंस गया है। ठीक 1970 के दशक की तरह फेडरल रिजर्व अब एक असंभव स्थिति में है। इस तेल संकट के आने से पहले बाजार उम्मीद कर रहे थे कि फेड अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जून 2026 में ब्याज दरें घटाएगा। अब वे आसानी से दरें नहीं घटा सकते, क्योंकि जब तेल की वजह से महंगाई बढ़ रही हो, तब दरें घटाना ठीक वैसा ही कदम है जिससे महंगाई और भी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अगर वे दरें बढ़ाते हैं तो कमजोर होती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मंदी में धकेलने का जोखिम होता है। सीएमई ग्रुप के मुख्य अर्थशास्त्री ने साफ साफ कहा, आपके पास भारी बजट घाटा है, लक्ष्य से ज्यादा महंगाई है, केंद्रीय बैंक किसी भी तरह से नीति को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आप इसमें $100 प्रति बैरल तेल की कीमत जोड़ देते हैं। ये ठीक वैसी ही असंभव स्थिति है जिसमें फेड 50 साल पहले था। तो ये है पूरी स्थिति। इसीलिए मैं इसे 50 साल में होने वाली एक बड़ी घटना कह रहा हूं। इसलिए नहीं कि मैं कोई ड्रामा कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि डेटा के सभी टुकड़े एक एक करके इस तरह से जुड़ रहे हैं जो सचमुच बहुत कम देखने को मिलता है। अब यहां वो बात है जो हर किसी को सच में जानने की जरूरत है।
पिछली बार जब ऐसी स्थिति बनी थी तब निवेशकों के साथ क्या हुआ था? चलिए, तीन अलग अलग लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास 1971 से हर महीने निवेश करने के लिए $100 थे। पैसे की रकम एक जैसी थी लेकिन नतीजे बहुत अलग अलग निकले। पहला व्यक्ति, चलिए उसे एलेक्स कहते हैं। एलेक्स ने हर महीने उन $100 को S&P 500 में निवेश किया। ये एक सामान्य इंडेक्स फंड है जो यूएस की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। 1971 से 1981 तक के 10 सालों में उन्होंने कुल मिलाकर लगभग $13,200 लगाए और उनका निवेश बढ़कर लगभग $21,500 हो गया। सुनने में तो ये ऊपर से अच्छा लगता है, लेकिन असली समस्या यहाँ है। उस दशक में महंगाई, इन्फ्लेशन लगभग 124% रही। रहने का खर्च दोगुने से भी ज्यादा हो गया। तो हाँ, उनका पैसा लगभग 60% बढ़ा, लेकिन उस पैसे की खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर असल में कम हो गई। तकनीकी तौर पर उनके पास ज्यादा डॉलर थे, लेकिन वे डॉलर अब पहले के मुकाबले बहुत कम चीजें खरीद सकते थे। असल मायनों में उन्हें नुकसान ही हुआ। दूसरा व्यक्ति, चलिए उसे वेरोनिका कहते हैं। वेरोनिका ने अपना पैसा बस एक सेविंग्स अकाउंट में रखा। वही हर महीने $100, वही 10 साल का समय। 1970 के दशक में क्योंकि ब्याज दरें बहुत ज्यादा थीं, आप एक आम बैंक अकाउंट में भी 8%, 10%, यहां तक कि 12% तक ब्याज पा सकते थे। ये सच था। तो उनके $13,200 बढ़कर लगभग $20,000 हो गए। फिर भी ये स्टॉक मार्केट से कम था और फिर भी ये महंगाई से बहुत पीछे था। उनकी खरीदने की ताकत भी कम हो गई। सबक ये है कि उस दशक में भी जब सेविंग्स अकाउंट पर ऐतिहासिक रूप से ज्यादा ब्याज मिल रहा था, बैंक में कैश रखना आपको महंगाई से होने वाले नुकसान से नहीं बचा पाया। तीसरा व्यक्ति सबसे दिलचस्प है। चलिए उसे लूसी कहते हैं। मैं इसे मौका परस्त कहूंगा। वो निवेशक जिसने ये समझ लिया कि पैसा असल में किस तरफ जा रहा है और उसने सुर्खियां बनने से पहले ही खुद को वहां स्थापित कर लिया। 1970 के दशक की शुरुआत में सबसे स्पष्ट मौका सोना था। जब निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया तो लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये थी कि वे अपनी बचत को करेंसी की कीमत में गिरावट से बचाने के लिए असली सोना खरीदें। और ये तरीका काम भी आया, कम से कम थोड़े समय के लिए तो जरूर। अगर आपने 1971 से 1981 के बीच हर महीने सोने में $100 लगाए होते तो आपके $13,200 बढ़कर लगभग $45,500 हो गए होते। ये लगभग 245% का रिटर्न है। उस 10 साल की अवधि में इसने स्टॉक मार्केट और सेविंग्स अकाउंट दोनों को ही बुरी तरह पछाड़ दिया। लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है और ये वो हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। चलिए इस समय सीमा को बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं, यानी 1971 से 1991 तक, क्योंकि असली दौलत का निर्माण दशकों में होता है, ना कि सिर्फ 1-2 मार्केट साइकिल में। 20 सालों की इस अवधि में S&P 500 के उस निवेशक ने जो सभी तरह के क्रैश और मंदी के दौर में भी हर महीने लगातार $100 लगाता रहा, अपने पैसे को बढ़ाकर $1,33,000 से भी ज्यादा कर लिया। ये 430% से भी ज्यादा का रिटर्न था। ये रिटर्न आखिरकार उन 2 दशकों में लगभग 236% की कुल महंगाई दर को मात देने में कामयाब रहा। स्टॉक मार्केट का वो निवेशक जिसने सबसे बुरे सालों में भी धैर्य बनाए रखा, आखिरकार वही सबसे ज्यादा फायदे में रहा। वही सेविंग्स अकाउंट में निवेश करने वाले व्यक्ति का पैसा बढ़कर लगभग $60,000 हो गया। ये कोई बुरा रिटर्न नहीं था, लेकिन 20 सालों में उनका पैसा सिर्फ 3 गुना ही हो पाया, जो कि उस दौरान महंगाई की वजह से कीमतों में हुई बढ़ोतरी के मुकाबले अभी भी कम ही था। उन्हें डॉलर के रूप में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी असली खरीदने की ताकत जरूर कम हो गई। और अब बात करते हैं सोने में निवेश करने वाले व्यक्ति की। यही वो व्यक्ति है जिसने सभी को हैरान कर दिया। अगर आपने 1971 से लेकर 1991 तक हर महीने सोने में $100 लगाए होते तो उन 20 सालों में आपका कुल निवेश लगभग $26,400 से बढ़कर लगभग $52,000 हो गया होता, यानी लगभग 100% का रिटर्न। इसका मतलब है कि सोना, जो पहले दशक का सबसे बड़ा विजेता था, असल में 2 दशकों में सबसे पीछे रह गया। अगर आप अपना पैसा बस एक सेविंग्स अकाउंट में ही रहने देते तो भी आपको लगभग वैसा ही नतीजा मिलता। क्यों? क्योंकि सोना असल में कोई निवेश नहीं है, ये एक डर से जुड़ा एसेट है। इसकी कीमत तब बढ़ती है जब लोग डरे हुए होते हैं, युद्ध से, डॉलर के गिरने से या महंगाई से। और जब ये डर शांत हो जाते हैं, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं और डॉलर मजबूत होता है,
तो सोने की कीमतें गिर जाती हैं। ठीक वैसा ही हुआ जब 1980 के दशक की शुरुआत में फेड के चेयरमैन पॉल वॉकर ने ब्याज दरें 20% से ऊपर बढ़ाकर महंगाई को पूरी तरह से काबू में कर लिया। महंगाई कम हो गई, डॉलर फिर से मजबूत हो गया और सोने की कीमतें धड़ाम से गिर गईं। तो ये हमें असल में क्या बताता है? ये हमें बताता है कि निवेश में सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप सही साल में सही एसेट चुनें, बल्कि ये समझना है कि कोई एसेट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है और ये जानना है कि वो वजह अब कब लागू नहीं होती। जिन लोगों ने 1971 में सोना खरीदा और 1980 में जब कीमतें सबसे ज्यादा थीं, तब उसे बेच दिया, उन्होंने जबरदस्त पैसा कमाया। लेकिन जिन लोगों ने ये सोचकर सोना अपने पास ही रखा कि इसकी कीमतें और बढ़ेंगी, उन्होंने ना सिर्फ वो फायदा गवा दिया, बल्कि उन्हें और भी नुकसान उठाना पड़ा। और ठीक यही जाल आज भी उन निवेशकों के लिए बिछा हुआ है जो 2026 को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं। क्योंकि 1970 के दशक के मुकाबले आज के इस दौर में कुछ चीजें बिल्कुल अलग हैं और ये बात बहुत ही अहम है। 1970 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई नहीं था। 1970 के दशक में ग्लोबल सप्लाई चेन में इतना बड़ा भू राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ था। 1970 के दशक में सेमीकंडक्टर की कमी नहीं थी, ना ही चिप बनाने के काम में रुकावट डालने वाला हीलियम का कोई संकट था और ना ही ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग पूरी तरह से कायाकल्प हो रहा था। खतरे तो मिलते जुलते ही हैं, लेकिन 2026 में मुनाफे के मौके बिल्कुल अलग जगहों पर मौजूद हैं। और अगर आप 1973 के पुराने तौर तरीकों को अपनाकर 2026 के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो आप मुनाफे के असली मौकों से चूक जाएंगे। तो इस समय पैसा असल में किस तरफ जा रहा है? सिटी वेल्थ की Q2 2026 की मार्केट कमेंट्री में ये बात साफ तौर पर कही गई है। तेल संकट के बाद संस्थागत निवेशकों का ध्यान पूरी तरह से ऊर्जा, जरूरी खनिजों और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मुड़ गया है। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्मार्ट मनी, समझदार निवेश पहले से ही निवेश कर रहा है। आइए इन तीनों पर एक एक करके नजर डालें और ये भी याद रखें कि चौथा क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, ऊर्जा। जब तेल की कीमतें बढ़कर $100, $120 या $140 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है, तो तेल का उत्पादन, रिफाइनिंग और परिवहन करने वाली कंपनियों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उन्हें जबरदस्त फायदा होता है। साल 2022 में जब रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था, तब S&P एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर इंडेक्स ने पूरे साल में लगभग 65% का रिटर्न दिया था, जबकि व्यापक S&P 500 इंडेक्स को 18% का नुकसान हुआ था। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और अब 2026 में भी हमें लगभग वैसी ही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं, आपूर्ति में बाधा आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और शीर्ष निर्यातक बन गया है। इसका मतलब है कि यूएस की एनर्जी कंपनियों को ऊंची ग्लोबल कीमतों से 1970 के दशक की तुलना में भी ज्यादा फायदा हो रहा है, जब यूएस आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनियां, वे कंपनियां जो तेल का उत्पादन और रिफाइनिंग दोनों करती हैं, यहां खास तौर पर दिलचस्प हैं क्योंकि वे छोटी एक्सप्लोरेशन कंपनियों की तुलना में ज्यादा स्थिर होती हैं और उनके पास ऐसी बैलेंस शीट होती हैं जिससे कीमतें अगर बाद में फिर से नीचे भी आ जाएं, तो भी वे टिकी रह सकें। दूसरा, रक्षा और एरोस्पेस। जब मध्य पूर्व में यूएस से जुड़ा कोई सक्रिय सैन्य संघर्ष चल रहा होता है और जब भू राजनीतिक अनिश्चितता के जवाब में पूरे यूरोप और एशिया में ग्लोबल रक्षा बजट बढ़ रहे होते हैं, तो रक्षा कंपनियों का रेवेन्यू बढ़ जाता है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये बस ये बताता है कि सरकारी पैसा कहाँ जाता है। और 2026 में रक्षा खर्च जिस तेजी से बढ़ रहा है, वैसा हमने दशकों में नहीं देखा है। ग्लोबल सुरक्षा से जुड़ी मान्यताओं में बदलाव के बाद कई नाटो देशों ने अपने रक्षा बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। मिसाइल, विमान संचार प्रणाली और सैन्य तकनीक बनाने वाली सभी कंपनियां इस बदलाव से सीधे तौर पर फायदा उठा रही हैं। तीसरा, एआई की भौतिक रीढ़। ये बात शायद उतनी साफ ना दिखे, लेकिन अगले दशक के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स और वैनेक दोनों ने ही ये बताया है कि एआई में पूंजी निवेश अब डिजिटल परत यानी सॉफ्टवेयर और चिप से हटकर उस भौतिक बुनियादी ढांचे की ओर जा रहा है जो इन सभी चीजों को संभव बनाता है। डेटा सेंटरों को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। सर्वर को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए उन्हें कूलिंग सिस्टम चाहिए होते हैं। मॉडलों को चलाने के लिए उन्हें सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं। भौतिक हार्डवेयर बनाने के लिए उन्हें तांबा, दुर्लभ पृथ्वी धातुएं और महत्वपूर्ण खनिज चाहिए होते हैं।
उन्हें बिजली के विशाल बुनियादी ढांचे जैसे ट्रांसफार्मर, पावर लाइनें और सबस्टेशन की जरूरत होती है। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक या किसी और के बीच एआई की दौर में चाहे कोई भी जीते, इन चीजों की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। इन सभी कंपनियों को एक जैसे ही भौतिक बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। एआई की इस होड़ के लिए जो भी जरूरी औजार और उपकरण बनाता है, उसे फायदा जरूर होता है, फिर चाहे कोई भी मॉडल क्यों ना जीते। बेनिस्टर ने खास तौर पर यह बताया कि प्राकृतिक संसाधन से जुड़ी इक्विटी और भौतिक संपत्तियों में किया गया निवेश 2026 में अब तक ईयर टू डेट व्यापक टेक सेक्टर की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस बात पर ज्यादातर खुदरा निवेशकों का ध्यान अभी तक नहीं गया है। चौथा, व्यापक अर्थों में भौतिक संपत्तियां। एसआईएस ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चार्ल्स हेनरी मॉन्चो ने मार्च 2026 में लिखा था कि ये कागजी एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड, कैश से हटकर हार्ड एसेट्स और एनर्जी, कॉपर, स्टील और जरूरी मिनरल्स जैसी फिजिकल चीजों की तरफ एक लगातार बदलाव हो सकता है। ये बात सुनने में जितनी बड़ी लगती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पिछले 15 सालों से आप बिना किसी फिजिकल एसेट वाली सॉफ्टवेयर कंपनियां खरीदकर अमीर बन सकते थे। अगर अब हम ऐसे दौर में आ रहे हैं जहां फिजिकल इकोनॉमी ज्यादा मायने रखती है, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे ठोस तर्क भी हैं, तो इन्वेस्टमेंट का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो चलिए मैं इन सब बातों को एक साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं ये पक्का करना चाहता हूं कि आप यहां से कुछ सचमुच काम की चीज लेकर जाएं। 1970 के दशक का असली सबक ये है, और ये 2026 पर इस तरह लागू होता है। 1970 के दशक में जिन निवेशकों को नुकसान हुआ, वे लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना पैसा कैश में रखा, महंगाई को उसे खाते हुए देखा और खुद को सुरक्षित समझा। जो सुरक्षा महंगाई को मात नहीं दे पाती, वो सुरक्षा नहीं है, ये तो बस धीरे धीरे दौलत का खत्म होना है। जो निवेशक लंबे समय में जीते, उन्होंने दो बातें समझी। पहली, वे असल में किस तरह के आर्थिक माहौल में थे, और दूसरी, उस माहौल की वजह से पैसा किस तरफ जाने पर मजबूर हो रहा था। 1970 के दशक में पैसा एनर्जी स्टॉक्स, सोने, कम से कम थोड़े समय के लिए, कमोडिटीज, और आखिर में सब्र रखने वाले निवेशकों के लिए S&P 500 में गया। 2026 में पैसा पहले से ही एनर्जी, डिफेंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई सक्षम हार्डवेयर और असली एसेट्स में जा रहा है। ये पैटर्न हूबहू वैसा नहीं है, लेकिन इसके पीछे का तर्क वही है। पता लगाइए कि आर्थिक दबाव कहां असली मांग पैदा कर रहा है, और सुर्खियों में आने से पहले ही वहां अपनी जगह बना लीजिए। और मैं आपसे एक बात पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हमें ठीक नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, किसी को नहीं पता। जिन अर्थशास्त्रियों के हिसाब से 35% संभावना स्टैगफ्लेशन महंगाई के साथ मंदी की है, उनके हिसाब से 65% संभावना इस बात की भी है कि ये उतनी तेजी से नहीं आएगा। ईरान का झगड़ा शांत हो सकता है, तेल के दाम गिर सकते हैं, फेडरल रिजर्व बहुत सोच समझकर सही फैसला ले सकता है। ये सब मुमकिन है, लेकिन ये पूरा माहौल, पैसों की छपाई, तेल की कीमतों में अचानक उछाल, जॉब मार्केट पर दबाव और फेड की मुश्किल स्थिति, ये सब पहले से ही मौजूद हैं। और इतिहास गवाह है कि जब ये सारे हालात एक साथ सामने हों, तो आपको इंतजार नहीं बल्कि कदम उठाना चाहिए। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक उन्हें पूरी तरह से पक्का ना हो जाए। लेकिन जब तक आपको पक्का होता है, तब तक सफल एसेट्स की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी होती हैं। जिन लोगों ने 1970 के दशक के एनर्जी बूम से पैसा कमाया, उन्होंने तब एनर्जी स्टॉक्स खरीदे थे जब सब कुछ डरावना और अनिश्चित था। जिन लोगों ने सोने की कीमतों में उछाल से पैसा कमाया, उन्होंने सोना तब खरीदा जब उसकी कीमतें अपने शिखर पर नहीं पहुंची थीं। तैयारी का मतलब घबराना नहीं है, तैयारी का मतलब बस समय रहते इस बात पर ध्यान देना है ताकि आप असल में उसके बारे में कुछ कर सकें। आपको बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत इस बात को समझने से करें कि आप अभी कहां हैं और आपके पास क्या है। क्या आपके पोर्टफोलियो में एनर्जी सेक्टर में कोई निवेश है? क्या रियल एसेट्स में कोई निवेश है? क्या एआई और डेटा सेंटर्स के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई निवेश है? अगर इसका जवाब नहीं है, तो शायद ये सही समय है कि आप कम से कम ये सवाल खुद से पूछें। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, तो सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें, जिसमें आप जानेंगे कि आपको कौन सी कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते इस तरह की चीजों पर चर्चा करता हूं और आप आगे आने वाली जानकारी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे।
बस एक बात याद दिला दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद से बनाया गया है और इसके नतीजे पूरी तरह से आपके अपने फैसलों और कामों पर निर्भर करेंगे।